उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का वन शॉट वीडियो जो है वो आपके लिए अभी हम प्रेजेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है, इसको अच्छे से समझ लेना, कवर कर लेंगे आप एक ही दिन में, एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। 50-60 मिनट की वीडियो होगी। शुरू करते हैं इसको फटाफट। बिफोर दैट, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, प्लीज़ इसको फॉलो कर लें। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन 9464394052 पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट देखते हैं क्या है। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट आपको पता है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल सराउंडिंग्स या इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए वो एनवायरनमेंट होता है जिसको बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है अपने आप। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसको एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अपने कंट्रोल में नहीं होता बिजनेसमैन के। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके लिए वेरियस पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और फिर उन पॉलिसीज़ के बेसिस पे जो है हमें आगे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक बिजनेसमैन क्या करता है या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है या पॉलिसीज़ नई नई लेके आती हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट्स जो है वो बिज़नेस के ऊपर होते हैं। तो वो सारा कुछ अभी इसमें पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। सो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सारे के सारे इंडिविजुअल का टोटल, इंस्टीट्यूशंस का टोटल, और जो फोर्सेज होती हैं दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर होती हैं चीज़ें, बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस, ये सारी की सारी डायमेंशंस भी हैं और ये फोर्सेस भी हैं जो बिज़नेस को कंट्रोल करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा बाहर से। ठीक, विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस, जो बिज़नेस के बाहर ऑपरेट करती हैं। ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट भी होती हैं। सेकेंड, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर टू द एक्सटर्नल फोर्सेज, एक ऑर्गेनाइजेशन को इन एक्सटर्नल फोर्सेज से अवेयर रहना पड़ता है। अगर अवेयर नहीं होंगी तो चीज़ें कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी। एंड इंस्टीट्यूशंस एंड मस्ट बी डायनमिक, और ये अपने आप को फ्लेक्सिबल फील करें, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लें सो दैट वेन एवर द चेंजेस अकर्स, तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर सकें, है ना, अडेप्ट कर सकें, कोप अप कर सकें। चेंजेस को नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी धीरे धीरे। देन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेटिंग द गोल्स एंड फॉर्मुलेट प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करेगी, प्लान्स को फॉर्मुलेट करेगी, प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करेगी बेस्ड ऑन द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, एनवायरनमेंट में कौन से चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं। उन चेंजेस के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रूल्स में, अपने पॉलिसी में, अपने प्लान्स में जो है वो चेंज करेगी। बिकॉज हमें सोसाइटी के अंदर रह के बिज़नेस करना है। अगर सोसाइटी के अंदर रह के सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स को ही फॉलो नहीं करेंगे, फिर बिजनेसमैन जो है ना उसके कंट्रोल से चीज़ें जो है ना वो बाहर हो जाएंगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों ने याद रखनी है। देन फीचर्स, अब फीचर्स में सबसे पहले नंबर पे आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कि एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम टोटल होता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्राइज करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाता है। कैसे? बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट उन सबका सम टोटल है। एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म, और वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस का काम करते हैं उन सबका एक सम टोटल होता है क्या? एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंड पॉइंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ना कुछ फोर्सेस जो हैं वो होती हैं एक्सटर्नल, कुछ फोर्सेस जो हैं वो होती हैं इंटरनल। ठीक है, या कुछ फोर्सेस होती हैं स्पेसिफिक और कुछ फोर्सेस होती हैं जनरल। अब स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती हैं और जो जनरल फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, रीड करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों तरह की फोर्सेस होती हैं, स्पेसिफिक भी होती हैं और जनरल फोर्सेस भी होती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, अब स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या आता है? सबसे पहले नंबर पे इन्वेस्टर्स, फिर कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स। हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म डायरेक्टली, ये बिजनेस फर्म्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मान लो कस्टमर्स ना हो तो बिजनेसमैन गुड्स किसको बेचेगा? ठीक है, सो ये सम हाउ समवेयर सीधा सीधा जो है वो इम्पैक्ट करती हैं किसी भी बिज़नेस को। इन्वेस्टर्स हो गए, पैसा नहीं लगेगा बिजनेस में, बिजनेस कैसे होगा? कॉम्पिटिटर्स, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे ना, अब बिजनेस विल नेवर ग्रो, बिजनेस विल नेवर इम्प्रूव। जो
हमारे बिज़नेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, और जो हमारे बिज़नेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वो इनडायरेक्ट फोर्सेस होती हैं या जनरल फोर्सेस होती हैं, लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। अब कोई भी सरकार किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, वो पॉलिसी बनाते हैं इन जनरल, और वो पॉलिसी जो है वो हमारे को इनडायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में करें चाहे वो नेगेटिव वे में करें, ठीक है जी। देन थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बहुत सारे पार्ट्स हैं बिजनेस के, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो बिजनेस के साथ क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज़ रेज्ड द डिमांड फॉर हेल्दी ऑयल फ्री फूड। ठीक है कि लोगों में हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ा है ओवर द ईयर्स। पिछले 5-10 साल की अगर बात करी जाए ना, तो 5-10 साल में लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी हुए हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर भी हुए हैं। तो जिसकी वजह से जो डिमांड है ना ऑयल फ्री फूड जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, लोग जिम जाना शुरू हो गए। लोगों अगर लोग जिम नहीं जा पा रहे तो उन्होंने घर पे जिम का सामान लेके आना शुरू करके घर में एक्सरसाइज शुरू कर दिए, तो वॉक करने लग गए। तो चीज़ें जो है ना वो बदली हैं, ठीक है। तो उससे हुआ क्या है कि एक इंडस्ट्री की वजह से दूसरी इंडस्ट्री जो है वो आपस में ग्रो कर रही है, तो ये इंटरलिंक्ड हो गई, ठीक है। देन डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है इन विच इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब ये चेंज होता रहता है विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्या क्यों होता है चेंज? क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है। कंज्यूमर जो है वो कुछ प्रेफर करता है, कुछ ज़्यादा प्रेफर करता है या कुछ नया प्रेफर करता है। कंज्यूमर की चॉइस जो है ना इज़ चेंजिंग एवरी डे। तो हर एक बिजनेसमैन को ना अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि कल को कंज्यूमर अगर कुछ भी मांग लेना, मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मैं वो चीज़ अवेलेबल ना करवा पाया तो कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बस वही है ना कि शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है, और अगर मैंने उस प्रेफरेंस को सीरियसली नहीं लिया तो कंज्यूमर भी जो है ना वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, दूसरी कंपनी की तरफ चला जाएगा। टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ नहीं बदलेंगे ना, देन थिंग्स विल गो बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके हाथ से गेम सारी की सारी निकल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो अनसर्टेन है। आपको नहीं पता फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है ना एज ए बिजनेसमैन, है ना। गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई, अब जैसे कोविड आ गया, किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल जो है वो सही तरीके से समझ लिया था, उन्होंने बहुत प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। सच एज फ्रीक्वेंट एनवायरमेंटल चेंजेस, बहुत सारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं ना वो हो रहे हैं। किस फील्ड में हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी में और फैशन इंडस्ट्री में। मतलब टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज़ दो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज आता है। मतलब हम सोच नहीं सकते इतनी तेज़ी से जो है टेक्नोलॉजी बदलती है, उतनी ही स्पीड से जो है वो फैशन बदलता है। आज कोई फैशन ट्रेंड में है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में वो ट्रेंड जो है या वो फैशन जो है ना बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ नया फैशन जो है वो आ गया। तो हमें बिजनेसमैन होने के नाते अगर हम इस फैशन को मार्केट में सर्व नहीं करेंगे ना, तो लोग उसके पास चले जाएंगे जो इस फैशन को सर्व कर रहा है। अब बात समझना ध्यान से, ठीक है। मतलब आपको कोप अप करना पड़ेगा चेंजेस के साथ, नहीं करेंगे देन थिंग्स विल गो बियॉन्ड योर कंट्रोल, चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जाती चली जाएंगी और फिर मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, आपकी लोगों की प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी, आपके साथ उनका लिंक टूट जाएगा। देन टेक्नोलॉजी जो है वो भी बदल रही है। एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड हर जगह रिसर्च हो रही है, और जहाँ जहाँ रिसर्च हो रही है हमें उसका आइडिया भी नहीं है। तो चीज़ें कैसे कंट्रोल में लेके आनी है, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्टडी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके साथ खुद भी चेंज हो रहे हैं, फैशन को समझ रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं आने वाले टाइम में, उसको अगर आप समझ के चल रहे हैं तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। नंबर 6, कॉम्प्लेक्सिटी। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कॉम्प्लेक्स
होता है, विच इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझें तो इसको समझना आसान है, लेकिन अगर हम सोचें कि इसको इकट्ठा इन टोटैलिटी समझना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल है समझना। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक फोर्सेस। बहुत सारी फोर्सेस हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में होती हैं और जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, और वो फोर्सेस कौन सी होती हैं? इंटर रिलेटेड भी होती हैं और डायनामिक भी होती हैं। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ गिवन एनवायरनमेंट। तो ये मुश्किल हो जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट को समझना एक गिवन एनवायरनमेंट का। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल वर्ड्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड इन टोटल। हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्कर नहीं कर सकते कंप्लीटली। सेवेंथ, रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट whose impact differs from कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, फर्म टू फर्म। ठीक है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि डिफर करता है, मतलब जिसका इम्पैक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम फर्म टू फर्म। ठीक है, मतलब एक चाय बनाने वाली कंपनी और एक कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी, अब पंजाब में ज़्यादा चाय चलती है तो चाय की डिमांड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे और फैक्टर्स हैं या और फोर्सेस हैं जो टी की डिमांड को अफेक्ट कर रही हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर साउथ वाली साइड चले जाए वहाँ पे कॉफ़ी जो है वो प्रीडोमिनेंट होती है और वहाँ पे फिर लोग जो है ना वो कॉफ़ी के पीछे जो है वो पैसा खर्च करते हैं रादर देन टी। तो वहाँ पे कंपनी को और फोर्सेस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो मतलब इन टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका जो इम्पैक्ट होता है बेसिकली वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप समझ लो आएगा पेपर में। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नो व्हाट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज? फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज कॉल्ड प्राइम मूवर एडवांटेज। प्राइम मूवर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले किसी बिजनेस का जो एडवांटेज है वो आपको हो रहा है, मतलब और कोई बिजनेसमैन जो है उसकी नज़र इस फील्ड पे गई ही नहीं, इस बिज़नेस पे गई ही नहीं। आपने इस बिज़नेस को किसी भी तरीके से एक्सेस किया, आइडेंटिफाई किया, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी और उसका बेनिफिट जो है वो सबसे पहले नंबर पे आपको मिल गया। मतलब प्राइम मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो है उस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है। नो अदर पर्सन इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दिस। सो एनवायरनमेंट प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस सक्सेस। अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सप्लॉइटिंग बेनिफिट्स प्रायर टू द कॉम्पिटिटर। मतलब आप सबसे पहले वो सारे के सारे रिसोर्सेज को हार्नेस कर लो या उन सारे रिसोर्सेज से या उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लो जो मतलब अभी तक किसी की पहुंच में नहीं आई है या जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ी, जिसने मतलब उस चीज़ को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है, तब तक जितना प्रॉफिट बिजनेस चाहे उतना कमा सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हम वो कहते हैं ना कि दूर की फार साइटेड होना चाहिए, कि एक दूर की नज़र, दूर की सोच जो है एक बिजनेसमैन की होनी चाहिए कि मार्केट में क्या पॉसिबल चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस में मैं अपना बिजनेस का जो भी मास्टर स्ट्रोक है वो खेल के मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कॉम्पिटिटर्स के एंटर करने से पहले पहले जो है वो निकाल के ले जाओ। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब एक बिजनेस एनवायरनमेंट ही हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। मार्केट में फ्यूचर में कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं बिजनेस को। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मतलब कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो हमें समझ में आ जाते हैं या आ जाने चाहिए, सो दैट हम पहले से ही अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लें। सो एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो होती है ना वो मैनेजर्स को हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स। कि बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है बिजनेस के लिए, कि उन थ्रेट्स को ऑन टाइम जो है वो समझ लें एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। मतलब उसको एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल लें कि यार ठीक है हमें सिग्नल मिल चुका है, अब हम आगे जो है वो इसके बेसिस पे ही बढ़ेंगे, हम गलती नहीं करेंगे। अब जिन लोगों ने कोविड को फर्स्टली रियलाइज़ कर लिया था कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली है और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाली है, इंडिया में भी आने वाली है, तो उन लोगों ने जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया होगा। स्टार्टिंग में जो है वो प्राइम मूवर एडवांटेज उन्होंने ले लिया होगा क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया। उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो निकाल लिया। सो
बजाज ऑटो का एक एग्जाम्पल है, मेड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट्स इन टू व्हीलर्स व्हेन अदर कंपनीज एंटर्ड द ऑटो इंडस्ट्री। मतलब उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स जो है टू व्हीलर्स में कर दिए हुए थे बिफोर एंटरिंग देयर कॉम्पिटिटर्स इन द ऑटो इंडस्ट्री। तो इसको मतलब आप एज ए वार्निंग सिग्नल जो है वो ले सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल, कि जिससे हमें पहले से ही इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके चलना पड़ता है। नहीं करेंगे फिर क्या होगा, अल्टीमेटली यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। नहीं मार्केट से फेंके जाओगे तो आप नॉर्मल प्रॉफिट तक ही रह जाओगे, जो क्रीम होती है ना, मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मतलब यूजफुल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको टैप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली इज अ सोर्स होता है, किन किन चीज़ों का सोर्स होता है, मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर एट्सेट्रा टू अ बिजनेस फर्म। By understanding the business environment, an enterprise can design policies to acquire the required resources। मतलब business environment को समझना, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, completely तो possible ही नहीं है, लेकिन हाँ आप काफ़ी हद तक बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, पार्ट में समझ सकते हैं, जिससे होता क्या है कि आप अपनी पॉलिसी जो है, फ्यूचर की जो पॉलिसी है उसको डिज़ाइन करके जो है ना, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर कर सकते हो और उनको कन्वर्ट कर सकते हो एनवायरनमेंट डिज़ायर्स में। ठीक है, मतलब आउटपुट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो दैट एनवायरनमेंट डिज़ायर्स, कि जिस चीज़ की एनवायरनमेंट को ज़रूरत है आप उसमें कन्वर्ट करके अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो वहाँ से निकाल सकते हैं। सो ये हमें हेल्प करता है यूज़फुल रिसोर्सेज को टैप करने में। देन इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। ये हमें रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो डायनेमिक होता है, मतलब वो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट फास्ट पेस। जहाँ पे जो चेंजेस हैं ना वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जो मार्केट है या जो इनोवेशन है या जो टेक्नोलॉजी है ना वो भाग रही है, बहुत तेज़ी से भाग रही है। हमें पता भी नहीं चलता, अगर हम अपने आप को कोप अप नहीं करके रखें तो हम कब मार्केट से निकाल दिए जाएंगे, बाहर फेंक दिए जाएंगे, या हम खुद ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट बन नहीं रहा। ठीक है, अगर बन रहा है तो हाई कॉस्ट पे बन रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो कंपनी के फेवर की बजाय अगेंस्ट चली जाती हैं, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। सो चेंजेस सच एज टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस। टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बदलना, ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, लेस ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी जो है वो भी आजकल लोगों में कम देखने को मिलती है। देखो, कोई भी पर्सन किसी भी ब्रांड के लिए फिक्स नहीं है, वो कहता है कि जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, कम रेट पे प्रोवाइड करेगा, हम उसके साथ जो है वो जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू कोप अप with the significant changes, managers must understand, examine and develop a suitable course of action। कि अगर हमें कोप अप करना है ना सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ, मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड, मैनेजर्स को समझना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि एक प्रॉपर तरीके से जो है वो एक एक्शन प्लान बिजनेसमैन को रेडी रखना पड़ता है। बिजनेसमैन अगर एक्शन प्लान रेडी नहीं करेगा तो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे उसके हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमें रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करने में बहुत हेल्प करता है। देन इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मतलब ये प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि बिज़नेस में चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम उन चेंजेस को आइडेंटिफाई कर लें, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को कैच कर लें, तो उसके बेसिस पे हम अपनी जो है नेक्स्ट पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका एनालिसिस हमें प्लानिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे हम अपने प्लान्स, अपनी पॉलिसीज़, अपने जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या स्ट्रेटजीज़ होती हैं ना, फ्रेम कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 6, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। द एंटरप्राइज दैट कॉन्टीन्यूसली मोनिटर द एनवायरनमेंट, कि एक एंटरप्राइज जो एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूसली मोनिटर करती है एंड अडॉप्ट सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस are the ones which not only improve their performance but also continue to succeed in the market for a long period। मतलब कि जो कंपनीज एनवायरनमेंट को लगातार मॉनिटर करती हैं और सूटेबल प्रैक्टिसेस करती हैं, मतलब उन
मार्केट्स को मॉनिटर करने के बाद विच नॉट ओनली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बट ऑल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब एक लंबे टाइम तक जो है वो मार्केट्स में चल सकती हैं, मार्केट में अपना नाम बना सकती हैं, बना के रख सकती हैं मार्केट में अपना, एक वो कहते हैं ना कि एक दबदबा सा होता है वो उनका बना रहता है। अगर वो चेंज नहीं करेंगे खुद को, मॉनिटर नहीं करेंगे एनवायरनमेंट को, तो फिर एनवायरनमेंट जो है उसकी दौड़ में वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो इट इज़ कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली, केयरफुली, और एल्स आप मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ठीक। देन डायमेंशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब कौन कौन सी डायमेंशंस होती है? डायमेंशंस का मतलब होता है एरिया, स्कोप। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसकी हद कहाँ कहाँ तक हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड नंबर पे आता है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, फिर फोर्थ पॉलिटिकल डायमेंशन, देन लास्ट लीगल एनवायरनमेंट। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। इसका एक इमीडिएट और एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में या इकोनॉमिक डायमेंशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? सबसे पहले नंबर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? उसके बेसिस पे बिजनेस का अगला मूव होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट। सो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई कितनी है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि खर्च करने वाला पैसा, कि एक बिजनेसमैन जो है उसके पास खर्च करने वाला पैसा कितना है, कितना चेंज हो रहा है उस डिस्पोजेबल इनकम में। क्या सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, टैक्स की वजह से जो है वो डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, या सरकार ने टैक्स कम कर दिया है जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बिजनेसमैन की, पब्लिक की वो बढ़ जाती है, तो उससे वो ज़्यादा पैसा जो है वो मार्केट में खर्च कर सकते हैं। सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। देन स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस, वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बिजनेसमैन को या बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है इनका एक बिजनेस के ऊपर, विच कुड अफेक्ट द बिजनेस फर्म्स। इंक्रीज और डिक्रीज इन द इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर, रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और कंस्ट्रेंट्स ऑन ए बिजनेस एंटरप्राइज, या फिर ये चेंजेस जो हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में कंस्ट्रेंट का काम करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? विच इज़ रिलेटेड विद द सोशल इश्यूज़, जो इशू सोसाइटी से रिलेटेड हैं। देखो, एक बिजनेसमैन ने ना अपना प्रोडक्ट सोसाइटी के अंदर बेचना होता है। अब अगर वो सोसाइटी के अंदर रह के सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा ना, तो सोसाइटी जो है ना उसको सिरे से नकार देगी। मतलब इन सिंपल वर्ड, सोसाइटी जो है वहीं पे रह के एक बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट को बनाना है, वहीं पे अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो लोगों के कस्टम्स क्या हैं, लोगों के ट्रेडिशंस क्या हैं, लोगों के बिलीव्स क्या हैं, लोगों के जो थॉट प्रोसेस हैं, उसके बेसिस पे एक बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो ये सारी की सारी क्या है? सोशल फोर्सेस हैं। मतलब अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी बिजनेसमैन, मतलब एज अ बिजनेसमैन किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करोगे या उनके कस्टम्स के अगेंस्ट कोई चीज़, प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करोगे या एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है जिनको आप टारगेट, या मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो टारगेट बन गए, तो वो आपका प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे। तो आपको कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, एजुकेशनल लेवल्स का, लाइफस्टाइल्स का, वैल्यूज़ का, बिलीव्स का जो है वो खास ध्यान रखना पड़ेगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, बिलीव्स, ठीक है, उसके बाद लिटरेसी रेट है, एजुकेशनल लेवल्स लोगों का कैसा है, उसके बाद लाइफस्टाइल, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। कि एक सोशल एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेसमैन को या बिज़नेस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है और बहुत सारे जो है वो थ्रेट भी लेके आता है। मतलब चेंजेस और ऑलवेज यू कैन से कि चेंजेस जो है ना द रूल ऑफ द नेचर, ठीक है। अब वो चेंजेस जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिविटी भी लेके आ सकते हैं और वही चेंजेस जो हैं वो आपके लिए एक नेगेटिव काम भी कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड क्रिसमस,
इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स। कि दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, ये सारे के सारे ट्रेडिशंस हैं हमारे जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, किन के लिए, कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, गारमेंट बिजनेस के लिए, या और बहुत सारे रिलेटेड बिजनेसेस के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है कि यार अच्छा वो वहाँ से कमाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों के बिलीव्स हैं। ठीक है। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट रैपिड पेस। इफ़ वी एज अ बिजनेसमैन नॉट कोपिंग विद इट, वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। हम मार्केट से आज नहीं तो कल मार्केट से बाहर निकाल दिए जाएंगे। सो इट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। मतलब ये वो सारी फोर्सेज जो हैं इसमें होती हैं विच आर रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। ठीक है। इनोवेशन हो रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो हमें नए नए रास्ते दिखाती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, और नए मेथड्स, नई टेक्निक्स जो हैं एक बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए हम देखते हैं। अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मोनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एक बिजनेसमैन जो है बहुत ही क्लोजली मोनिटर करता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कि कौन कौन से चेंजेस जो है वो इंडस्ट्री में हो रहे हैं, एज इट हेल्प्स इन फेसिंग कॉम्पिटिशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि जिससे क्या होगा कि हम अपनी क्वालिटी जो है उसको सुधार सकते हैं, और हमें कंपटीशन को भी फेस करना है, तो वो कंपटीशन को फेस करने में हमें क्या मिलती है, एक हेल्प मिलती है, हमें एक एज मिलता है। जैसे डिमांड फॉर एलईडी स्मार्ट एचडी टीवीज इंस्टेड ऑफ एलसीडी टीवीज, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस कंपनी। आजकल तो आपको पता ही है एआई का ज़माना है ना, आप कुछ भी करो, आपको व्हाट्सएप पे एआई प्रोवाइड कर दिया गया है, इंस्टाग्राम पे एआई प्रोवाइड कर दिया गया है, स्नैपचैट पे एआई प्रोवाइड कर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उससे कुछ भी पूछो वो आपको आंसर करेगा, आप उसे कुछ भी लिखवा लो, आप नरेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो ये सारा कुछ क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। अगर अब जैसे एआई आया है ना, अब उसके बाद गूगल कंपनी ने जेमिनाई बना दिया, अगर नहीं बनाते तो फिर एआई जो है वो टेक ओवर कर लेता सारे का सारा बिजनेस, क्योंकि लोग जो हैं गूगल पे सर्च करते हैं ना, गूगल इज़ अ सर्च इंजन। तो वहाँ पे अगर आपको मतलब एआई पे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं विद ईज़, आसानी से, तो आप वाई वुड यू गो टू द गूगल। पॉइंट नंबर 4 इज पॉलिटिकल डायमेंशन और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस लाइक जनरल स्टेबिलिटी। मतलब देखो किसी कंट्री में सरकार कितनी स्टेबल है वो वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं पॉलिटिकल कंडीशन। स्टेबिलिटी कैसी है, सरकार कितनी स्टेबल है। जैसे पाकिस्तान में जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, कभी भी सरकार गिर जाती है, कभी भी सरकार बन जाती है, रातों रात सरकार जो है वो चेंज हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिजनेसमैन को इम्पैक्ट करती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कि कोई बाहर की कंपनी वो उस कंट्री में पैसा लगाती है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो स्ट्रांग हो। वहाँ पे पैसा कभी भी नहीं लगाएंगी जहाँ पे उनको यार उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिस्कवर करनी पड़े, या उनको अपनी एग्जिस्टेंस को सेव करना पड़े समहाउ, कि यार बिज़नेस जो है वो चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी सरकार जो है वो बदल जाती है। ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि सरकारें जब बदलती हैं ना तो बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी आई, तो उससे स्टॉक मार्केट चढ़ गई। ठीक है। कांग्रेस आती, रियल एस्टेट चढ़ जाती। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सम हाउ एंड समवेयर ये इम्पैक्ट करती हैं किसी भी बिजनेसमैन को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंट्री में कितनी शांति है, और एटीट्यूड क्या है इलेक्टेड गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए। ठीक है। होल्ड टूवर्ड्स द बिजनेस, कि कैसा एटीट्यूड जो है, कैसी इंटेंशन जो है वो होल्ड कर रहे हैं बिजनेस के लिए। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी, वाइल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। एक बिजनेसमैन वहाँ पे पैसा लगाता है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, और जहाँ पे सरकार जो है वो स्टेबल हो। अगर सरकार स्टेबल नहीं है ना तो उस केस में चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। वाइल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस एक्टिविटीज़। कि जहाँ पे सरकार अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, बुरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो वहाँ पे जो है वो अनसर्टेनिटी बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपको देखने को मिलेगी। और बिजनेसमैन जो है वो कभी भी एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएगा उस कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली, कि यार यहाँ तो चीज़ें जो है ना वो कभी भी बदल जाती हैं। देन अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है, बेंगलोर इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली कहा जाता है उसको ड्यू टू फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन। अब वहाँ पे क्यों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ की सरकार जो है इन चीज़ों को प्रमोट करती है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो IT इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रही है वहाँ पे। तो ये एक
बेनिफिट होता है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वहाँ पे जाके बिजनेस करते हैं, वहाँ पे सरकार जो है आईटी को प्रमोट करती है। लीगल एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं जो कि एक सरकार जो है वो पास करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास करती हैं, कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं बहुत सारे कमीशंस के, एजेंसीज़ के, एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। बिजनेसमैन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेरियस लेजिस्लेशंस। बिजनेसमैन को ना एक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली टू वेरियस लेजिस्लेशंस एंड देयर नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर का, लीगल डिसीजंस का जो है वो बहुत ज़्यादा समझ होनी चाहिए। तो अदरवाइज़ बिजनेसमैन जो है ना वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार चेंजेस क्यों हो रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, सरकार ने जीएसटी लेके नया लॉ लेके आए, तो ये सारा कुछ जो है वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस इज़ प्रोहिबिटेड। शराब की ऐड करना जो है वो बैन है हमारे कंट्री के अंदर। आप शराब को प्रमोट नहीं कर सकते, शराब की ऐड को प्रमोट नहीं कर सकते। सो आपने देखा होगा रॉयल स्टैग जो है, एक टीचर्स की ऐड आती है, तो ये कंपनीज शराब बनाती हैं लेकिन ये शराब की ऐड नहीं करती। ये शराब की आड़ में किसकी ऐड करती हैं? सोडा की, ठीक है। तो सबको पता है कि अरे इनका क्या मतलब बेस क्या है, कि क्यों ये कंपनीज फॉर्म करी गई हैं, ये क्या बनाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। इन इंडिया, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, इजी है। इंडिया में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, काम करने के लिए कैसी पॉलिसी सरकार जो है वो बनाती है, या कैसी पॉलिसीज़ जो हैं हमारी बनी हुई हैं जिसके बेसिस पे जो है बहुत सारी कंपनीज बिजनेस कर रही है इंडिया के अंदर। सो एज़ पर द इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट गेव लीड रोल टू द पब्लिक सेक्टर। इंडिया में जो मेजर रोल है ना बिजनेस में या इकोनॉमी में, वो पब्लिक सेक्टर का है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, वेर एज द प्राइवेट सेक्टर वॉज ब्रॉडली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। मतलब इनका जो मेन फोकस है प्राइवेट सेक्टर का, वो किसके ऊपर है? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, कि ये एफएमसीजी बनाएंगे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। सेम टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ना उनको भी इम्पोज करा हुआ है, रेगुलेशंस हैं, कंट्रोल है ऑन द वर्किंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाती है ऑन द वर्किंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जब इंडिपेंडेंस हुआ था ना इंडिया का, उसके बाद से तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज करी गई थी कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हम किसी बाहर की कंपनी को अपने इंडिया के अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे हाथ से निकलना शुरू हुई। बाय द मिड ऑफ जुलाई 1991 चीज़ें जो है ना वो इंडिया के कंट्रोल से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी थी। लेकिन अगर उस टाइम पे इतना बोल्ड डिसीजन जो है वो ना लिया जाता, मतलब एक वाइज डिसीजन लिया, एक बोल्ड डिसीजन लिया, रिस्क लिया, और लेकिन उस रिस्क का जो है बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी हमारे को मिला। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे लिबरलाइजेशन कर दिया, बिज़नेस को ओपन कर दिया कि आप आओ हमारे कंट्री में आके बिज़नेस करो, हम आपको विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट कोटा सिस्टम जो है हम आपको बिजनेस करने के लिए यहाँ पे अलाउ करेंगे। सो 1991 द इकोनॉमी फेस्ड ए सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। सिर्फ 9 दिन का, ओनली 9 days फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर लेफ्ट विद अस, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड राइजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्राइजेस डिस्पाइट बम्पर ग्रुप्स। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो डेफिसिट है ना, कर्जा है, बढ़ता जा रहा था, एंड अ राइज ट्रेंड इन प्राइसेस डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स। अच्छी क्रॉप होने के बावजूद भी जो है वो क्रॉप्स के रेट्स बढ़ते जा रहे थे, जिससे जो है चीज़ें कंट्रोल के बाहर होना शुरू हो गई थी। उस टाइम पे अगर अच्छा दिमाग के साथ डिसीजन ना लिया जाता, बोल्ड डिसीजन ना लिया जाता, तो चीज़ें जो है ना समहाउ इंडिया के हाथ से सरक जाती। सो एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करी जुलाई 1991 में, फॉर टेकिंग आउट द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी, कि कंट्री को इकोनॉमिक डिफिकल्टी से बाहर निकाला जाए, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री जो है वो क्या कर सकें? डेवलप कर सकें। देन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आर एज फॉलोज। कौन कौन से फीचर्स थे? नंबर 1, रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6 अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम। इंडिया में 18 से ज़्यादा कंपनीज थी जो लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर आती थी, इंडस्ट्रीज। जब 1991 की पॉलिसी आई उसको कम करके सिर्फ 6 कर दिया गया, अब ये सिर्फ 3 है। सेकंड, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज,
ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जो पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज़ को देखेंगी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हैं, जैसे डिफेंस हैं, आर्म्स एंड एमिनिशंस हैं, रेलवेज़ हैं। ये सारा का सारा जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रहेगा, मतलब सरकार के कंट्रोल में चलेगा। थर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेलिंग द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर रही है सो दैट वो प्राइवेटाइज़ कर सकें, क्योंकि उस टाइम पैसे की बहुत ज़रूरत थी सरकार को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, और डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनका रोल बिजनेस के अंदर इंडिया में बढ़ना शुरू हो गया। देन पॉलिसी टूवर्ड्स द फॉरेन कैपिटल वॉज लिबरलाइज्ड। जो फॉरेन पॉलिसी थी, फॉरेन कैपिटल के लिए कंट्री की पॉलिसी थी, उसको लिबरलाइज कर दिया गया, जिसको हम आज के टाइम में एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एंड इन मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे टूरिज़्म है, कम्युनिकेशन है, यहाँ पे 100% जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करी गई है। 100% है नहीं है, लेकिन 100% तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी बैरियर जो है वो रुकावट नहीं है। देन ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। ऑटोमेटिक परमिशन जो है वो ग्रांट कर दी गई फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट्स जो हैं फॉरेन कंपनी के साथ आप कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली परमिशन जो है वो ग्रांटेड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उसको सेटअप किया गया कंट्री के अंदर, सो दैट वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर प्रमोट करें और उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो चैनलाइज करें। अब मेन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। अब सबसे पहले नंबर पे हम ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 3 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 है लिबरलाइजेशन, नंबर 2 इज़ प्राइवेटाइजेशन, 3 ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, the economic reforms that were introduced aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions। कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना 1991 में जो आए हैं ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पे, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही हैं, वो इंट्रोड्यूस किए गए ताकि लिबरलाइजिंग किया जा सके बिज़नेस को, मतलब लिबरलाइजेशन हो इंडियन बिज़नेस की, इंडस्ट्री की, फ्रॉम ऑल दी अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, कि कोई भी अननेसेसरी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन ना रहे। इट रिलैक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस को रिलैक्स किया गया, विच रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो अलाउड द प्राइवेट सेक्टर टू टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। कि जिनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही रिजर्व रखा गया था, उनको हटा के प्राइवेट सेक्टर को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करी गई, उनको उनका रोल जो है वो वहाँ पे इंक्रीज़ करा गया सो दैट वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। नाउ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू। अब लिबरलाइजेशन जो है वो इंडियन इंडस्ट्री में कैसे हुई? नंबर 1, अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। सिर्फ 3-4 इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हैं, अदर देन दैट लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो गया, लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। देन फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए एक स्केल फिक्स करा गया, दैट इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप बिज़नेस एक्सपेंड करो, ठीक है, बिज़नेस को कम करो, आपकी मर्जी है। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली up to you whether you want to increase the size of your business or whether you want to reduce the size of your business, ये completely आपकी कॉल होगी, मतलब बिजनेसमैन की। देन रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिस्ट्रिक्शंस जो हैं पहले बहुत सारी थी, मैंने आपको बोला ना इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम किया जाने लगा था, ठीक है। 1991 तक जो है, 1990 तक मान के चलो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जो थे ना, फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स जो थे, वो भी इंडिया में बिज़नेस करने ही आए थे, दे जस्ट टुक ओवर। तो डरे हुए थे सरकार हमारी, ठीक है, कि यार दोबारा से हिस्ट्री जो है ना वो रिपीट ना हो जाए। लेकिन बाय द टाइम 1990 हैज़ कम, हम बहुत ज़्यादा वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बन चुके थे, तो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। देन फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो फ्रीडम है ना प्राइस को फिक्स करने में गुड्स और सर्विसेज के, वो भी बिजनेसमैन को दे दिया गया। देन रिडक्शन इन टैक्स रेट, टैक्स रेट्स को कम करा गया।
एंड लिफ्टिंग अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी, कि जो भी इकोनॉमी के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल्स थे ना उनको भी हटा दिया गया. देन सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट सॉरी, ठीक है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर था उसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है. देन मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, मतलब फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया इंडिया में, और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया. और आप देखो इंडिया में बहुत सारी मोर देन 400-500 फॉरेन कंपनीज़ हैं, ठीक है. तो ये हो गया. देन सेकेंड वन इज़ प्राइवेटाइजेशन. द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, कि नेशन को बिल्ड करना है ना उसके लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक सेक्टर का रोल जो है थोड़ा सा कम किया गया. द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डाइवेस्टमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप. ये डाइवेस्टमेंट नहीं डिसइन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी कि हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, अपने शेयर्स को बेचेंगे, और जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू द प्राइवेट सेक्टर. Number 1, to achieve privatization in India, the government redefined the role of public sector in the new industry policy 1991. गवर्नमेंट का रोल जो है ना वो रीडिफाइन किया गया, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रीडिफाइन किया गया प्राइवेटाइजेशन को अचीव करने के लिए. अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कि जो पब्लिक सेक्टर हैं उनके शेयर्स को बेचा जाने लगा. एंड डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. और ये डिसाइड किया गया टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस, की जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी और जो सिक मतलब कि वो प्रॉफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट नहीं बना रही, टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. देन डिसइन्वेस्टमेंट्स मीन्स या डाइवेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के शेयर्स को बेच के उसकी जो ऑनरशिप थी वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज को हैंड ओवर कर दी गई. If there were dilution मतलब division of government ownership beyond 51%, it would result in transfer of ownership and management to the enterprise to the private sector. कि अगर गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा शेयर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देती है या कर रही थी उस टाइम पे, तो उसके केस में जो डाइल्यूशन है ना, मतलब ऑनरशिप का, कंट्रोल का, वो सारे का सारा हैंड ओवर करना मतलब कर रही थी सरकार उस टाइम पे, किसको, प्राइवेट सेक्टर को. मतलब किसी भी कंपनी का कंट्रोल लेने के लिए यू नीड एटलीस्ट 51% शेयर्स. तो अगर 51% से ज़्यादा शेयर आप बीइंग अ पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो उस केस में सारी की सारी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे सेक्टर पे. थर्ड पॉइंट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वर्ल्ड इकॉनमी जो है उसमें जब किसी कंट्री की इकॉनमी मर्ज होती है उसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन. जब आपका प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, जब आपका प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज़ में जाके बिक रहा है, इट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकॉनमी, कि जब हम जो वर्ल्ड लीडिंग इकॉनमी होती है उसमें जब हम सारी की सारी इकॉनमीज़ को मर्ज कर देते हैं, दैट विल बिकम अ ग्लोबल इकॉनमी. In simple words, globalization means interaction and interdependence of a country with the economies of other countries, so that free flow of goods and services, capital and technology, so that free flow of goods and services can be done. कैपिटल का फ्री फ्लो हो, टेक्नोलॉजी जो है वो क्रॉस बॉर्डर्स जो है एक दूसरे के साथ शेयर हो, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. 1991 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स. ठीक है, कि इतनी वैल्यू बेच सकते हैं, इतनी वॉल्यूम बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो दीज रेगुलेशंस वर विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, मतलब इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थी, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब टैक्सेस से रिलेटेड, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, कोटा सिस्टम, कितना बेचोगे, कितना बेच सकोगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है ना 1991 तक ही थी. 1991 के बाद एक लिबरलाइज्ड पॉलिसी जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से इंट्रोड्यूस करी गई, जिससे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई. अ ट्रूली ग्लोबल इकॉनमी implies a boundaryless world where there is number 1 free flow of goods and services across nations, कि जो गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो है वो हुआ. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस, जो नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, आपस में पैसे का मतलब फ्री फ्लो जो है वो होने लगा.
फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरे से शेयर होने लगी। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, कि जो लोग हैं ना वो बॉर्डर्स में मूव हो रहे हैं, जैसे अब इंडियंस जो हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री मूवमेंट है ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। देन ए कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कॉमनली पूरी दुनिया में डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए जानी जाती है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कंट्रीज़ का आपस में तो ये उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देन अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, मतलब मेन जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो गवर्नेंस है ना वो एक पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का, कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रख के जो है वो चलाया जाए, तरीके से चलाया जाए। देन लास्ट सेगमेंट इज़ डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन को ना तो सारा तो पढ़ने वाले हम हैं नहीं, बस आपको इतना बता देता हूँ। वैसे तो आपको डीमोनेटाइजेशन के बारे में बहुत नॉलेज होगी। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि जब नोटबंदी जो है, नोट्स बंद हो गए थे 500,000 के, 8 नवंबर 2016 का दिन था। अब ये दिन 8 बजे शाम को प्राइम मिनिस्टर ने नोट बंद कर दिए थे 500 और 1000 के। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, होर्डिंग को रोकने का, ठीक है, टेररिज्म को रोकने का। क्योंकि 500,000 के जो नोट थे ना उनकी बहुत ज़्यादा नकली जो कॉपीज़ है ना बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, जिसके मतलब बेसिस पे जो टेररिस्ट्स हैं वो क्या करते थे, हवाला का काम करते थे। बहुत ज़्यादा इस काम को मतलब एज था। सो दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। जो टोटल मनी सर्कुलेशन है ना उसका 80% मार्केट में 500 और 1000 के नोट थे। अब हमारे कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 500 का मैक्सिमम नोट है, 2000 का भी बंद हो गया। सो द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स, कि जितने भी इंडियंस हैं वो इनवैलिड करेंसी को बैंक में जमा कराएंगे, विच कम अलॉन्ग विद रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉल्स। ये आप सबको पता है, आप सबने एक्सपीरियंस करा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करेगी कि एक दिन में आप कितने पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। बहुत 2 नंबर का काम हुआ था उस टाइम पे। सो इन अदर वर्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि आप कितना पैसा कन्वर्ट कर पाएंगे। द मेन एम वॉज टू कर्ब करप्शन, करप्शन को रोकना, ब्लैक मनी को रोकना, और इलीगल एक्टिविटीज़ जो है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है उनके ऊपर जो है एक लगाम लगाने का मेन एम था। फीचर्स, डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यूड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डीमोनेटाइजेशन को देखा जाता है, देखा गया। कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडिली डिपॉजिटेड इन द बैंक। बहुत सारे लोगों ने अपना मतलब अनअकाउंटेड मनी जो है वो बैंकों में जमा करवाया, ठीक है, क्योंकि पता था घर पे रखेंगे तो ये चलेगा तो है नहीं, बेटर है कि इसको बैंक में जमा करवा के जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स पे कर दो। But those with black money had to declare unaccounted income and pay tax penalty was imposed। कि जिनके पास अनअकाउंटेड मनी था, जो जिसको हम अनअकाउंटेड मनी को हम ब्लैक मनी कहते हैं, तो वो लोगों ने जमा करवाना शुरू किया। टैक्स की जो भी पेनल्टी थी वो उन्होंने पे करी, कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग है ना। अब 30% कट रहा है, 70% तो मिल रहा है ना, जहाँ 70% क्या 0% भी नहीं मिलता अगर आप जमा ना करवाते पैसा, ठीक है। Demonetization is also interpreted as a shift on the part of the government, indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted। लोग टैक्स चोरी करते थे, टैक्स बचाते थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि पैसा बैंकों में जमा नहीं करवाते थे, वो जमा करके रखते थे घरों में, वाटर टैंक्स में, ज़मीन के अंदर खोद के पैसा छुपा के रखते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बाहर आई। देन डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। कि जो डीमोनेटाइजेशन है ना दैट ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने क्या किया कि जो सेविंग्स थी ना उनको चैनलाइज किया टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। कि जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम था उसमें उन चीज़ों को जो है वो चैनलाइज किया गया। अनदर फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज़ टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकॉनमी, ठीक है, डिजिटल इकॉनमी। वो कहते हैं ना कि जो इंडिया है वो डिजिटल हो गया, ठीक है, कैशलेस इकॉनमी बनाने के ऊपर फोकस किया जाने लगा। दैट इज़ चैनलिंग मोर सेविंग्स थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू चीज़ें चलेंगी, और जो टैक्स सिस्टम है और टैक्स कंप्लायंस है उसको भी जो है वो क्या मिला, एक इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? सबसे पहले मनी इंटरेस्ट रेट, कैश ट्रांजेक्शन्स कम हुई, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हुई, और फाइनेंशियल सेविंग्स लोगों की बढ़ी। नंबर 2, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंस इन सम हाई डीमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल,
ठीक है। अब बड़े बड़े नोट्स जो हैं वो रिटर्न नहीं हुए और रियल एस्टेट्स के जो प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू हो गए। थर्ड, पब्लिक सेक्टर वेल्थ, नो इफेक्ट, पब्लिक सेक्टर वेल्थ के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन ये बढ़ी, ठीक है, रुपए, AEPS, IMPS, ठीक है ना, ये सारा सिस्टम जो है वो बड़ा डिजिटाइजेशन हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। रियल एस्टेट के प्राइस गिर गए। टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर, कि जो इनकम टैक्स कलेक्शन थी वो बढ़ी, है ना। जब लोगों ने अपने अनअकाउंटेड पैसे को जमा करवाना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो है वो टैक्स पेनल्टी लगा के उनसे पैसा जो है वो रिकवर कर लिया, ठीक। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके क्या चेंजेस हो सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ये एक बार आप खुद से रीड कर लेना, बहुत सिंपल है ये सारा जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, कि कंपटीशन बढ़ा, डिमांडिंग कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरतें बढ़ गई। कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड फील करने लगा कि यार मेरे को इन्फॉर्मेशन है अब इन चीज़ों की। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजेस आए, चेंज को फील किया गया, नेसेसिटी हुई चेंज की, ठीक है। देन नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया गया क्योंकि हमें हायर कॉम्पिटेंस वाले और ग्रेटर कमिटमेंट वाले लोगों की रिक्वायरमेंट हुई। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देन मार्केट ओरिएंटेशन, कि अर्लियर फर्म्स फॉलोड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशंस, कि जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशंस थे पहले उनको फॉलो किया जाता था, बट नाउ अ डेज फर्म्स प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स, की अब कस्टमर जो मांगेगा हम वो बनाएंगे। देन लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, जो बजटरी सपोर्ट है पब्लिक सेक्टर को वो कम हुआ। द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर है डिक्लाइंड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा कम हुआ। दस, इन ऑर्डर टू सर्वाइव द पब्लिक सेक्टर हैव टू बी मोर एफिशिएंट, कि जो पब्लिक सेक्टर है उन्होंने सर्वाइव करने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू किया, अपने रिसोर्सेज को जनरेट किया और प्रॉफिट्स को बढ़ाना शुरू किया। मतलब देखो सिंपल सी चीज़, जब आप पब्लिक सेक्टर को या किसी भी सेक्टर को पैसा देना बंद कर दोगे ऑन द ग्राउंड्स की आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो भी धीरे 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 अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, सो दैट उनको जो पैसा है वो सरकार की तरफ से मिलता रहे। सो ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म होता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, ईजी है, समझने वाला चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आप इसको आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर अच्छी लगी, और मैक्सिमम शेयर करना जितना हो सकता है। सबकी हेल्प करनी है हमने, हम एक मिशन पे हैं, हम सबकी हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको नंबर बता दिया है 9464394052। इंस्टाग्राम पे हमारा एक पेज है GGCC19899, ठीक है, इसको फॉलो ज़रूर कर लें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।